Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I'm Prachi from the channel Literature with Prachi, and today we are gonna tackling BGC 101 Indian Classical Literature Block 3 Unit 2 Part 1. Now, here is the topic. So, in this series, we are gonna talk about these topics. Okay, the first is introduction, the second is prologue, and the third one is the plot in Rich Katika integrated well, and the next one is summary आपके बुक में इस तरह से ऐसे प्रोवाइडेड नहीं है, ये मैं आपको अलग से बता रही हूँ ताकि आगे जब आप एक्ट्स वाइज पढ़ोगे, एक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं तो फिर आपको वो चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, तो समरी से हमारा एक इंट्रो हो जाएगा जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा हम लोग ये सारी चीज़ें जो है अपने एक्ट्स में इस प्ले में पढ़ने वाले हैं जो एक्ट वाइज डिवाइडेड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। जैसा मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप किसी चीज़ को स्टार्टिंग में जान लेते हो ना कि अच्छा ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, फिर बाद में उसे पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, आप उसमें और भी ज़्यादा डिटेल में जाने लगते हो और भी ज़्यादा डिटेल में समझने लगते हो, और ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। ठीक है, so let's start with the first point. The subject of comparison between Sudraka's play Mrichkatika and Bhasha's play Charudatta. The main similarity between the two plays is that they adopt the two central characters Charudatta and Prashant Sena with respect to their identities. तो देखो क्या है यहाँ पे कि जो हमारा ये प्ले है मृचकतिका, ये इससे जो हमारे सुद्रका है इन राइटर से पहले जो है एक और राइटर ने भाषा नाम के राइटर ने लिखा था, और उस टाइम पे इस प्ले का नाम चारुदत्त रखा था। अब इस प्ले की अगर हम लोग सिमिलैरिटी की बात करें कि दोनों ही राइटर्स के या प्ले राइटर्स के जो राइटिंग है, ये जो प्ले है इसमें सिमिलैरिटी क्या है, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी, और सबसे बड़ा तो ये है कि इसमें जो दो सेंट्रल कैरेक्टर्स है जिसका नेम चारुदत्त और वसंत सेना है, इन दोनों का जो नेम है, इन लोगों की जो आइडेंटिटीज है, जो प्रोफेशंस है, वो सब कुछ सेम है। ठीक है, बट द डिसिमिलैरिटीज आर मोर प्रोमिनेंट. Bhasa's play is short and has only 4 acts, whereas Mrichkatika has 10 acts. अब देखो सिमिलैरिटी तो हमें पता चल गया, अब हम लोग डिसिमिलैरिटी की बात करें तो देखो भाषा जो है, भाषा का जो प्ले था चारुदत्त वो छोटा था क्योंकि उसमें सिर्फ 4 एक्ट्स थे। ठीक है, whereas if I talk about Mrichkatika, तो it has 10 acts. In substance and texture too, the similarity looms large with Sudraka's play scoring over Bhasa's. तो बस यही है कि यहाँ पे जो सुद्रका का प्ले है उसका अगर हम लोग टेक्सचर वगैरह की बात करें कि किस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने दिया है अपने प्ले में, तो वो भी जो भाषा है उनसे भाष से काफी अलग है और काफी अच्छा है। The same holds true about the neat division of acts in Sudraka's play that has a large and balanced structure. तो देखो यहाँ पे यही है कि जो भाषा है उनके प्ले से अच्छा यहाँ पे सुद्रका के प्ले मृचकतिका को माना गया है क्योंकि वो एक तो बड़ा है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी बैलेंस्ड है। The play Mrichkatika has a neatly laid out plot in the manner of the morality plays of the English tradition. As we know, morality play, a well-known form of literary expression in the medieval period, the viewer was familiarized with established social norms that would always keep people on track. तो देखो जो मृचकतिका है ना, वो मोरालिटी प्ले के मैनर में लिखा गया है। मोरालिटी प्लेस क्या होते हैं, मोरल साइंस पढ़ा होगा ना बुक, तो समझ लो उसी तरह से ये प्ले है। ठीक है, मोरल साइंस में हमें सब कुछ रिटन में स्टोरी के थ्रू बताया जाता था कि क्या हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। ठीक है, अभी भी मॉरल साइंस चलता है या चलता ही होगा, कुछ स्कूल्स में चलता है। और ऐसे करके अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पे मोरालिटी प्ले होता था जिसके थ्रू लोगों को ये बताया जाता था कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या सही है। ठीक है, तो मोरालिटी यहाँ पे ये एज वी नो इन मोरालिटी प्ले अ वेल नोन फॉर्म ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन इन द medieval period the viewer was familiarized with established social norms that would always keep people on track. ठीक है, बस समझ लो जिस वजह से हमें मॉरल साइंस पढ़ाया जाता था ना, बिल्कुल उसी वजह से ये मोरालिटी प्लेज लोगों को दिखाया जाता था। ठीक है,
सो नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द प्रोलोग। अब देखो प्रोलोग जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपको किसी भी बुक के किसी भी ब्लॉक में किसी भी यूनिट में आपको प्रोलोग दिख जाए, मतलब उसको स्किप नहीं करना है, उसके चांसेस है कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ने स्टार्टिंग के 2 इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स पढ़ लिए हैं, बट थर्ड ब्लॉक से भी क्वेश्चंस आते हैं, काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग उससे कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसको भी अच्छे से पढ़ना। तो प्रोलोग जो है वो इम्पोर्टेंट है, मैंने बता दिया, तो यानी उसे पढ़ना है। ठीक है, अब प्रोलोग होता क्या है, व्हाट इज दिस? तो प्रोलोग की अगर बात करें तो समझ लो ये एक तरह का प्रेयर होता है। एक प्रोलोग जो होता है एक ड्रामेटिक डिवाइस होता है, क्योंकि इसका कुछ खास सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता, बट इसमें जो है स्टार्टिंग किससे होता है, प्रेयर से होता है, जहाँ लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा जी, प्रजापति भी कहते हैं लॉर्ड ब्रह्मा को, तो उनकी पूजा होती है। ओके, प्ले जब स्टार्ट होता है उससे पहले prologue in the beginning of the presentation is a convention that facilitates a connection between the player। तो देखो प्रोलोग क्या होता है, इसके स्टार्टिंग में एक तरह का समझ लो, ये प्रोलोग एक कन्वेंशन है जिसमें कि प्लेयर्स यानी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं स्टेज पे, जो परफॉर्म करने वाले होते हैं, और जो ऑडियंस होते हैं, उनके बीच में एक कनेक्शन बना देता है। ठीक है, प्रोवाइड करता है। और ऑडियंस जो है जब उन उन ड्रामा या प्ले जो भी है उसे देखते हैं, तो उन्हें जो है एक इंटरेस्ट आता है, उनका एक इंटरेस्ट वहाँ पे इवोक होता है, और वो काफ़ी फ्रेंडली होने लगते हैं उस प्ले से। मतलब जो प्ले में मेन कैरेक्टर है उससे वो सिंपथाइज हो जाते हैं, उससे वो फील करते हैं कि वो जब वो सैड हो रहा है तो वो भी सैड हो जाते हैं। मतलब ऐसा है कि वो रियल वर्ल्ड वर्ल्ड से ना बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं, वो बिल्कुल आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। एंड जितना वो अपने फैमिलीज और होम्स को भूलते हैं, उतना ही अच्छे से वो उस स्टेज पे जो परफॉर्म हो रहा है, जो प्ले चल रहा है, उसकी रियलिटी से वो अटैच हो पाते हैं, उसे समझ पाते हैं। और समझ लो कि जो भी प्ले है, उस प्ले को देखते हुए अगर जो ऑडियंस है वो अपने आउटसाइड वर्ल्ड को भूल के मतलब पूरी तरह से उस प्ले में खो जाती है। उस प्ले में जैसे कोई प्रोटैगोनिस्ट, जैसा मैंने बताया कि वो सैड है तो ऑडियंस भी सैड हो रही है, वो खुश है तो उसके साथ वो भी खुश है, ऑडियंस भी खुश है। इसका मतलब आपका प्ले जो है, आपका जो ड्रामा है वो सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रोलोग। प्रोलोग को हम लोग ड्रामेटिक डिवाइस भी कहते हैं, because it does not play any significant role in the dramatic action। ऐसा क्यों है, तो क्योंकि जब देखो प्रोलोग खत्म होता है तो उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो दोबारा से हमें प्ले में नहीं देखने को मिलते हैं, जैसे सूत्रधार और नटी हो गए, तो ये हमें प्ले में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो प्ले होता है इसका प्रोलोग एक्चुअल पार्ट नहीं होता। ठीक है, बट अगर हम लोग मृच्छकटिका की बात करें तो प्रोलोग में हमें सबसे पहले मैत्रेय को दिखाया जाता है, और मैत्रेय क्या है, वो प्रोटैगोनिस्ट जो है हमारा चारुदत्त, उसका फ्रेंड होता है, या फिर आप कह सकते हो विदूषक होता है। ठीक है, क्लियर? और ऐसा नहीं है कि मृच्छकटिका में ही है, हो सकता है और में भी हो, बट यहाँ हम लोग मृच्छकटिका की बात कर रहे हैं। तो मृच्छकटिका में क्या है कि आपका प्रोलोग से अगर आप चलोगे तो आपको मैत्रेय जो है, मैत्रेय, वो प्रोलोग में आपको देखने को मिलता है, और वो आपको आगे के प्ले में भी देखने को मिलेगा। वेल ऐसा क्या होता है, यूजुअली जो प्रोलोग होता है उसमें आपको जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बाद में प्ले में देखने को नहीं मिलते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ आपका, अगर नहीं हुआ तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, इज द प्लॉट इन मृच्छकटिका इंटीग्रेटेड वेल? तो देखो सीधा सीधा से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मृच्छकटिका जो प्ले है ये अच्छे से इंटीग्रेटेड हुआ है। So the integrated of the plot in Mrichkatika is accomplished through a skillful interplay of various storylines and subplots। अब देखो मृच्छकटिका में बहुत सारे सबप्लॉट्स हैं, बहुत सारे स्टोरी लाइन्स अच्छे अच्छे हैं, यहाँ पे आपको वर्ड्स का यूज मिलेगा। तो ये प्ले जो है मृच्छकटिका वो बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, एंड आपको यहाँ पे स्टार देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे सिमली देखने को मिलेगी, मेटाफर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से वेव की करके यहाँ पे दिखाया गया है इस प्ले में। द plot of the play unfolds in a way that captivates the audience with dramatic movements and unexpected twists। Yes, इस प्ले में आपको unexpected twists, I mean to say twists देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो द प्ले राइट स्किलफुली कनेक्ट्स डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस एंड ड्राइविंग दो स्टोरी फॉरवर्ड्स। तो यहाँ पे जो प्ले राइट है उन्होंने बहुत स्किलफुली हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स है और उनके साथ होने वाले इवेंट्स, उनको बहुत ही क्रिएटिव वे में दिखाया है अपने प्ले में,
और ये स्टोरी आगे से डेवलप करती गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जब आगे का एक्ट्स पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हमारे जो प्ले राइट है सुदरक, उन्होंने इस प्ले में कितनी सारी चीजें डाली है। लाइक जैसे मैंने बताया वर्ड्स, तो वर्ड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक अपने अपने कैरेक्टर्स का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं एंड बहुत सारे अमेजिंग सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको सटायर देखने को भी मिलने वाला है, वो भी सोसाइटी पे। ओके, सो आवर नेक्स्ट वन इज समरी। तो हम लोग समरी देखने वाले हैं। देखो, आपका जो बुक है उसमें, अगर मैंने फिर से, आई थिंक मैंने पहले बताया है बट मैं फिर से बता देती हूँ। देखो, समरी इस तरह से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये मैं अपने साइड से बता रही हूँ। और ऐसे मोस्टली तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो बुक में बिल्कुल वही चीज़ें आपको बताती हूँ, उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग बताती हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि मैं बताऊँ, मैं जब अपने बैचलर डिग्री में थी तो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। मतलब हर एक चीज़ के लिए अलग अलग जगह गई, हर एक जगह पे अलग चैनल, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अलग प्लेसेस पे, कभी गूगल पे, कभी यूट्यूब पे ऑफ कोर्स। तो इस तरह से मुझे बहुत जगह ज़्यादा ढूंढना पड़ा, स्ट्रगल हुआ ढूंढने में। बट मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से इतनी कोशिश करूँ कि आप लोगों को सब कुछ एक जगह पे प्रोवाइड हो सके और आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ो। और देखो, मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, मोस्टली स्टूडेंट्स ना एकदम एग्जाम टाइम पे पढ़ते हैं, एकदम एक दिन पहले पढ़ना है, खत्म करना है उसे, बट ये पॉसिबल नहीं होता है। और वैसे अगर फिर भी आपका जैसे एक दिन होता है कि एक दिन ही है, तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत देख सकते हो, बट मेनली आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया हुआ है और वहाँ के अकॉर्डिंग आपको खुद से पढ़ना होगा। ठीक है, बट अगर आप पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो थोड़ा थोड़ा, मानो एक दिन में एक यूनिट ही पढ़ा, तो फिर भी काफी कंप्लीट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि आपका देखो फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट होते हैं, देन सेकंड ईयर में 10 सब्जेक्ट, उसके बाद फिर थर्ड ईयर में आपका 8 सब्जेक्ट्स है। तो इस तरह से आपको क्या है ना कि आपको थोड़ा ज़्यादा बर्डन हो जाएगा अगर आप एग्जाम छोड़ दोगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इग्नू में आप एग्जाम छोड़ दोगे तो लटक गए, नहीं, आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि आप पे बर्डन बढ़ जाएगा। तो आप ट्राई करो कि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट 30 मिनट्स भी दे दोगे ना तो दैट इज इनफ। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया, देन यू कैन राइट इट and elaborate it in your own words in your examinations. Well, अभी हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द समरी। तो देखो, द लिटिल क्ले कार्ड की अगर बात करें तो ये 10 एक्ट ड्रामा है जो कि आपका 5th सेंचुरी प्ले राइट ने लिखा है, जिसका नेम है सुद्रका। अब सुद्रका के बारे में हम लोगों ने यूनिट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। एंड अब हम लोग ज़्यादा इनके बारे में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी मेन जो है हमारा समरी है, इस स्टोरी को समझना है, इस प्ले को समझना है। ठीक है, तो अगर इसकी प्ले की बात करें तो एक संस्कृत ड्रामा है। एंड मेनली इसका जो प्लेस है ये जैन में, इंडिया में जो एक प्लेस है जैन, उसका एंशियंट सिटी दिखाया गया है। ठीक है, so the little clay card deviates from modern literary conventions by focusing on banal happenings in everyday life rather than popular myths and fables or aristocratic or royal figures. अब देखो, यहाँ पे आप मेनली देखोगे ना तो आपको संस्कृत ड्रामा में क्या देखने को मिलता है, मेनली आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे आपको किंग का स्टोरी दिखाया जाएगा। बट यहाँ पे ये जो प्ले है इसमें आपको किंग का स्टोरी नहीं, एक कॉमन मैन का स्टोरी दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस प्ले को प्रकरण प्ले बोलते हैं। आई थिंक मैंने ये यूनिट 1 में बता रखा है। ठीक है, ओके, सो कैरेक्टर्स आर नीदर स्पेक्टिकुलर नॉर हाई रैंकिंग। जैसे मैंने बताया, ऑर्डिनरी, बिल्कुल ऑर्डिनरी इंडिविजुअल से ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी प्रोटैगनिस्ट है, बिल्कुल कॉमन मैन कह सकते हो, कॉमन मैन की स्टोरी है। एंड यहाँ पे आपको अटेम्प्टिंग टू ट्रेवर्स द इंट्रिकेट कास्ट स्ट्रक्चर्स एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ 5th सेंचुरी इंडिया। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये लाइन समझाने की जरूरत है, आपको समझ आ गया होगा। सोशल ट्रेडिशंस वगैरह के बारे में बताया गया, उस टाइम के कास्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है। यही है, किस टाइम पे, 5th सेंचुरी, ये इंडिया के टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। सो सुद्रका's literary style deviated from the conventional format of संस्कृत ट्रेजेडीज। तो संस्कृत ट्रेजेडीज से हमें यहाँ पे सुद्रका का जो लिटरेरी स्टाइल है वो देखने को मिलता है, ये बिल्कुल कॉन्वेंशनल फॉर्मेट में लिखा गया है। while the drama does not focus on nobility, the characters embody the traditional notions of morality and kindness। तो मैं जैसा स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ कि ये जो है एक मोरालिटी प्ले है, तो ऑफ कोर्स इसमें उस वो तरह की चीजें दिखाई जाएगी जो कि हमारा मॉरल जो है कह सकते हो,
जैसे मॉरल साइंस में होता था ना, उस टाइप की चीजें दिखाई जाएगी। मतलब सोसाइटी में क्या अच्छा है क्या नहीं है, काइंडनेस अच्छा है, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप कर्मा टाइप ऑफ चीज, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। इन शॉर्ट द लिटिल क्ले कार्ड वैल्यूज लोअर क्लास लाइफ एंड रिकॉग्नाइजेस डिग्निटी इन इवन द मोस्ट डिप्लोरेबल इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है लोअर क्लास के बारे में बताया गया है। बिल्कुल ही जैसे मैंने स्टार्टिंग से बोला ना आपको, यहाँ पे कुछ चीजें बताई कि यहाँ पे आपका कॉमन लोगों के बारे में बताया गया है। प्रोटैगोनिस्ट जो है वो आपका ब्राह्मण होता है, कास्ट वाइज तो ऊपर होता है, बट क्लास की अगर बात करें तो पहले तो उसका अपर क्लास था, बट बाद में वो इतना ज्यादा डोनेट करने लगता है कि वो बाद में लोअर क्लास में पहुंच जाता है। फिर डिग्निटी वगैरह दिखाई जाती है यहाँ पे। तो यही सारी चीजें हमें समरी में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट हो रहा है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कि देखो ये समरी है, ऊपर से समरी को मैंने और भी ज्यादा समराइज कर दिया, यानी और भी ज्यादा शॉर्ट में बताया है, ताकि आपको एक मेन चीज पता चले कि ये क्या है। ठीक है। और अगर हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर आपको एक्ट पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इसकी समरी ही बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। बट एक्ट वाइज पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अच्छे से अपने आंसर में इंक्लूड करो। अगर आपने एक्ट वाइज पढ़ लिया तो समरी आप खुद भी बना लोगे, बट अगर सिर्फ समरी पढ़ा है तो किस एक्ट में क्या बताया गया है इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। Charudhatta, while being in a high caste, lacked the wealth of his station since he shared it with people in need. अब देखो, जैसे मैंने बताया कि चारुदत्त जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट है वो कास्ट में हाई होता है, वो हाई कास्ट का होता है, बट क्लास जो होती है उसकी लो होती है। बट एक्चुअल में उसका जो क्लास था वो भी ऊपर था, वो बहुत ही वेल्दी ब्राह्मण हुआ करता था। बट क्या हुआ कि उसने नीडी पीपल में कुछ ज्यादा ही अपने वेल्थ को जो है शेयर किया, इतना ज्यादा डोनेट किया कि वो फिर बाद में खुद ही नीडी पर्सन बन गया, कह सकते हो। ठीक है, तो खुद ही पुअर हो गया। Despite his embarrassment about his life and home, Charudat remains a role model in the community. अब देखो, चारुदत्त जो है वो, ऐसे तो वो लो क्लास में चला गया था, वो पुअर बन गया था, बट उसका जो बिहेवियर था, वो जिस तरह का पर्सन था, तो वो एज अ रोल मॉडल देखा जाता था उसके कम्युनिटी में, जिस कम्युनिटी में वो रहता था। He is known for his honesty and kindness, and many around him seek his counsel. अब देखो, वो अपने ऑनेस्टी, काइंडनेस, इन सब चीज़ों के लिए जाना चाहता था, और इतना ही नहीं, कुछ लोग उससे काउंसलिंग करने के लिए भी आते थे, अपनी प्रॉब्लम्स सुनाने के लिए आते थे, उससे कुछ एडवाइस मांगने के लिए आते थे कि अब ये प्रॉब्लम है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चारुदत्त एडवाइस करता था। चारुदत्त जो था वो एक मैरिड ब्राह्मण था, उसका एक छोटा किड था, चाइल्ड था। फिर बाद में क्या होता है, जो चारुदत्त होता है, ही फॉल्स इन लव विथ वसंत सेना। वसंत सेना कौन होती है? वो एक रिच एंड वेरी ब्यूटीफुल प्रोस्टिट्यूट होती है। वसंत सेना जो होती है, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट गर्ल होती है। शी हैज हर ओन डिग्निटी। और सब संस्थान का की बात करें तो ये आपका विलन हो जाता है इस प्ले में। ये कौन होता है? तो ये किंग का ब्रदर इन लॉ होता है, एंड वसंत सेनाज आर्डेंट सूटर होता है। ये इन दोनों ही जो कपल होते हैं, इन दोनों के बीच में मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इन दोनों के रोमांस लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में। ठीक है, बिकॉज ही लाइक्स वसंत सेना, एंड वसंत सेना लाइक्स चारुदत्ता, एंड ही ऑल्सो इन लव विथ वसंत सेना। तो ये दोनों तो कपल हो गए, बीच में ये संस्थान का आ जा रहा है जो विलन का काम करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब और भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, बट मेन आपका यही है। ठीक है, ये दोनों प्रोटैगोनिस्ट और ये हमारा एंटी प्रोटैगोनिस्ट कह सकते हो। ठीक है, चलो। ओके, सो हमारा नेक्स्ट है व्हेन संस्थान का वाज चेजिंग वसंत सेना। देखो, यहाँ एक्ट वन का सीन यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्ले में स्टार्ट कैसे होता है। तो संस्थान का जो है वो वसंत सेना का पीछा कर रहा होता है, तो ये क्या करती है, वो भागते भागते चारुदत्त के घर पे पहुंच जाती है। ठीक है, वो खुद को छुपाने के लिए वहां पहुंचती है। एट दैट टाइम ये दोनों एक दूसरे को, आई मीन टू से चारुदत्त और वसंत सेना एक दूसरे को नहीं जानते थे। और उसके बाद जब वो वहां से निकलती है, देन वहीं से इन लोगों का स्टार्ट हो जाता है, ये लव स्टोरी लोगों की स्टार्ट हो जाती है।
द impoverished Brahmin introduces his paramour to his son रोहसेना. इसके सन का नाम रोहसेना होता है. यहाँ पे रोहसेना का भी एक काफी अच्छा रोल है, आपको पता चलेगा देखोगे जब आप आगे एक्ट वाइज पढ़ोगे तो फिर. द स्मॉल यंगस्टर सॉफ्ट बिकॉज अ लिटिल कार्ट. अब देखो, ये जैसा मैंने बताया ये समरी है, तो इसको समरी को भी मैंने और भी शॉर्ट में लिखा है. तो अभी आप एक्ट 1 में थे और अभी आप बिल्कुल आगे आ गए हो. एक दो एक्ट को छोड़ के हम लोग नेक्स्ट, मतलब मेन मेन चीज लिखी हुई है इसमें, बस आप इतना समझ लो. ठीक है. तो क्या होता है, एक बार जो रोहसेना है वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है. अब उसके सारे फ्रेंड्स के पास जो है गोल्ड का कार्ट होता है. ठीक है. तो उसने उसके पास जो है रोहसेना, उसके पास क्ले कार्ट होता है, लिटिल क्ले कार्ट होता है. अब उसको भी चाहिए होता है, अपने फ्रेंड्स को होता है ना बच्चों में कि दूसरे को फ्रेंड को देखा तो उसको भी वैसा ही चाहिए, तो अपने फादर से बोल के रोने लगता है कि मुझे भी ला के दो. तो जो वसंत सेना वो क्या करती है, वो गोल्ड से बहुत ही अच्छे से उस टॉय कार्ट को सजा देती है. ठीक है. वो जो कार्ट होता है ना वो क्ले कार्ट होता है. ठीक है. वो क्ले से बना हुआ होता है, मिट्टी से बना हुआ होता है. वसंत सेना generously loads the cart with gold and jewelry, temporarily satisfying the boy. जैसा मैंने बताया कि वसंत सेना ने बहुत ही अच्छे से अपनी जो भी ज्वेलरी पहनी होती है गोल्ड की, उन सबसे को अच्छे से वो सजा देती है उसके कार्ट पे. ठीक है. टॉय कार्ट पे. वसंत सेना mistakenly enters a cab operated. अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे वसंत सेना को दो चैरियट, आई मीन टू से दो कार्ट आते हैं. ठीक है. तो एक होता है वसंत, आई मीन टू से व्हाट्स हिज नेम, चारुदत्त की साइड से, और दूसरा संस्थान का. गलती से वसंत सेना जो है वो क्या करती है, वो संस्थान का के उस पे कार्ट पे बैठ जाती है. ठीक है. हु इज इरिटेटेड बाय हर लैक ऑफ इंटरेस्ट. संस्थान का को भी अब गुस्सा आने लगा था कि अब इतने टाइम से वो वसंत सेना के पीछे पड़ा और उसको यस नहीं बोल रही है. इन रेज एंड जिल्टेड द अनेबल अनस्टेबल गाय ऑर्डर्स हर मर्डर. हाँ, तो फिर यहाँ पे कुछ चीजें चलती है. जब वसंत सेना बाहर निकलती है तो वो भी शॉक में रहती है कि यार ये तो संस्थान का है, बस वो चारुदत्त कहाँ है. फिर उसके बाद कुछ चीजें उन लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है, जिसमें के बाद फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है संस्थान का को वसंत सेना पे, और वो अपने जो दो होते हैं ना सर्वेंट्स, उसे वो ऑर्डर करता है कि जिसका मर्डर करने का, वसंत सेना का. बट हिज सर्वेंट्स रेजिस्ट. बट उसके जो सर्वेंट्स होते हैं दोनों, वो दोनों मना कर देते हैं. संस्थान का स्ट्रैंगल्स वसंत सेना एंड डंप्स हर बॉडी इन अ नेबरिंग पार्क. अब देखो इसने इसको धक्का मार के गिरा दिया. संस्थान का एक्यूजेस चारुदत्त ऑफ मर्डर इन. अब देखो संस्थान का ने वसंत सेना को मारने की कोशिश की. ठीक है. वो मरती नहीं है, वो लास्ट में सामने आ जाती है. ये एक ट्विस्ट होता है, बाद में दिखाया जाता है बिल्कुल लास्ट में. तो क्या होता है कि उसको मारने की कोशिश करता है, और फिर बाद में जब उसे लगता है कि अरे वसंत सेना तो मर गई, तो वो जो ब्राह्मण है हमारा प्रोटैगोनिस्ट चारुदत्त, उसको फंसा देता है कि उसने वसंत सेना को मारा है. क्यों? उसके एक्सपेंसिव जेम्स की वजह से. और ये सारी चीजें कैसे होता है कि इसकी जो ज्वेलरी होती है उसने जो उसके सन के कार्ड पे लगाई थी, उसकी वजह से वो बोलता है कि ये देखो इसने वो सब चुराया है, तो यही है कल्प्रिट, इसने ही वसंत सेना को मारा है. नाउ he is found guilty and prepares himself for death. मतलब उसको अब सूली पे चढ़ाया जाने वाला होता है. बट उसी टाइम पे वसंत सेना आ जाती है. शी कम्स जस्ट इन टाइम टू सेव हर स्वीट हार्ट फ्रॉम डेथ. स्वीट हार्ट यहाँ पे उसको बोला जा रहा है, चारुदत्त को बोला जा रहा है. ठीक है. द बॉडी रिकवर्ड इन द पार्क वॉज नॉट हर्स. अब जो बॉडी मिली थी पार्क में, मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है ना, तो जब बोला गया कि वसंत सेना की डेथ हो चुकी है तो इन्वेस्टिगेट तो करेंगे ही. तो वहां पे पार्क में एक बॉडी मिलती है, लेकिन वो वसंत सेना की बॉडी नहीं होती है. सो द कपल रियूनाइट्स जॉयफुली. लास्ट में क्या होता है, ये दोनों जो कपल होते हैं बहुत ही अच्छे से ये रियूनाइट करते हैं. फॉलोइंग चारुदत्ता's रिलीज इवेंट्स गो फास्ट. जैसे ही चारुदत्त फिर बाद में जब उसका जो उसको डेथ होने वाला होता है, उस टाइम पे उसको जो चढ़ाया जा रहा होता है उसको सूली पे, उस चीज से बच जाता है. और उसके बाद ये चीजें बहुत ही जो भी आगे होता है वो बहुत ही जल्दी जल्दी होता है. चारुदत्त, his wife and वसंत सेना स्टेबलिश अ फैमिली. ये लोग एक फैमिली बन जाते हैं. After the prince overthrown the monarch, संस्थान का is taken to चारुदत्त for judgment and forgiveness. तो देखो जो प्रिंस की यहाँ पे जो बात हो रही है, तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि वो भाग रहा होता है और वो चारुदत्त के उस पे कार्ट पे बैठ जाता है. आप जब आगे स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा. तो इस तरह से उस प्रिंस जो आगे बनता है उसमें और चारुदत्त में फ्रेंडशिप हो जाती है. तो इस तरह से जो चारुदत्त है उसको बाद में उसका वेल्थ वापस नहीं, मतलब वेल्थ उससे दिया जाता है. और संस्थानिका के लिए बोला जाता है कि चारुदत्त अब डिसाइड करेगा कि संस्थानिका का क्या होगा, मतलब उसे
फॉरगिव किया जाएगा या फिर उसे सजा पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी, वट एवर इट इज। द प्ले कंक्लूड्स विद द नोबल कैरेक्टर बीइंग अवॉर्डेड फॉर गुड एक्शंस। अब देखो वही है, मॉरल स्टोरी है, तो लास्ट में क्या दिखाया जाएगा कि जो नोबल कैरेक्टर है, जो अच्छे कैरेक्टर्स है, उसे गुड एक्शन, उसके गुड एक्शन के लिए उसे अवार्ड मिलता है। और जो बैड कैरेक्टर होता है उसको उसके करप्शन के लिए उसको पनिश किया जाता है। ठीक है। अब बाकी की चीजें जब हम लोग एक्ट वाइज पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आने वाली है, क्योंकि एक्ट वाइज पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही आपको। आपने इंग्लिश ऑनर्स लिया है, यानी कि आपको हर एक स्टोरी को थोड़ा डिटेल में जानना होगा। वेल अगर आप एक दिन पहले देख रहे हो एग्जाम के, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आपको समरी देख के काम चलाना होगा। वेल लेकिन अगर आप पहले से स्टार्ट करते हो तो इट इज गुड, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती है ना कि मतलब आप उसको एग्जाम टाइम में पढ़ रहे होते हो एक दिन पहले, और आपको लगता है यार काश मैं पहले से स्टार्ट कर देता या फिर पहले स्टार्ट कर देती तो मुझे इस बुक के बारे में, स्टोरी के बारे में, इस ब्लॉग के बारे में, या प्ले, नोवेल, पोएम, वट एवर इट इज, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानने मिलता है। क्योंकि कभी कभी कुछ स्टोरीज ना काफी इंटरेस्टिंग लग जाती है। और चाहे आप कोई भी हो, मतलब आप अगर आप नॉर्मल 10th तक भी पढ़ते हो तो आपको स्टोरीज पढ़ने में मजा आता होगा। कि लिटरेचर जो सब्जेक्ट होता है ना वो सबसे इजी, सबसे अच्छा माना जाता है। बट जब आप ग्रेजुएशन में आते हो तो आपको उस चीज को और डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो आपको वो हार्ड लगने लगता है। बट अगर आप स्टोरीज को अच्छे से पढ़, उसके बारे में और डिटेल में जानते हो, तो आपको वो खुद ब खुद इंटरेस्टिंग लगती है। और ऑफ कोर्स अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स लिया है तो आपको इसमें इंटरेस्ट होगा, है ना। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग पहले से पढ़ो। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है ज्यादा। आप पासिंग मार्क्स ले आओगे बट आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। हाँ, अगर आपने सिर्फ डिग्री लेने के लिए किया है तो वो अलग बात है, बट अगर आपने इंटरेस्ट के साथ इसे किया है तब तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको ये भी बोलने की जरूरत है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ो। ये एग्जाम के 2-3 महीने पहले से पढ़ो, ये भी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप खुद पढ़ोगे इसे, खुद देखोगे इसे, खुद समझोगे इसे। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। So, besties, now this is the end of this session, and I hope this session is helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment, and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There, you will keep updated with the notices of IGNU. And now we will meet in our next session. Until then, take care, keep learning, and goodbye for now.